हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? दिस इज रिदम अग्रवाल, नीट एयर 17। यार, 2020 के लिए अब ये लास्ट वीडियो हो सकती है, क्योंकि ये लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी है। पता नहीं सरकार को क्या लग रहा है कि वो लोग एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसा पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है, तभी भी आप नीट 2020 को कैसे एस कर सकते हो। देखो, आप अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप एक महीने पढ़ के टॉप कर सकते हो, लेकिन एक महीने पढ़ के आप एटलीस्ट इतना मार्क्स ला सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी है, उनके लिए उनको अभी कैसे आगे प्रोसीड करना है, मैं उनको ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट 2020 स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, तो अभी आपका डेली ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आपको एक से दो पेपर देने, मतलब आइदर वन और टू पेपर्स। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है। तो इंडिविजुअली मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्या क्या करना है। तो एक और दो पेपर का मतलब क्या है? जिनका प्रेपरेशन बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब जिन्होंने अभी तक डेली पेपर्स दिए हैं, जिन्होंने अभी तक डेली पढ़ाई करी है अच्छे से, और जिनके मार्क्स अबव 550 या 580 आ रहे हैं। मतलब उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हाँ ठीक ठाक है, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पर्टिकुलरली वीक है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उनको डेली दो पेपर देने हैं। लेकिन जिन बच्चों का बायो वीक है, फिजिक्स वीक है, बहुत वीक है, मतलब जिनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 100 से भी कम आ रहे हैं, 80, 60, 70, 50 आ रहे हैं, फिजिक्स में 60, 70, 50 आ रहे हैं, बायोलॉजी में 210, 210, 200, 180, 160 आ रहे हैं, तो उनको एक ही पेपर देना है। अब मैं बताता हूँ एडवांटेज क्या होता है पेपर देने का। तो क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन आप लोग 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस कर लेते हो। 180 क्वेश्चंस ब्रो, मजाक नहीं है। आप 45 क्वेश्चंस एक घंटे में जो प्रेशर में करते हो ना फिजिक्स का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं क्या करता, मैं अपने टाइम का बात करता हूँ, मैं जब खुद प्रैक्टिस करता था फिजिक्स, तो मुझे 2 घंटे लग जाते थे 45 क्वेश्चंस में। लेकिन जब मैं पेपर्स देने लगा, तो पेपर में एटलीस्ट मेरे पास मेंटली प्रेशर है ना कि मेरे को आधे घंटे में, मतलब 3 घंटे में मुझे पेपर खत्म करना है। तो मैं एक घंटे में एटलीस्ट 45 क्वेश्चन फिजिक्स का कर रहा हूँ, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर रहा हूँ, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का कर रहा हूँ। तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो। ये ज्यादा प्रैक्टिस करने के कारण आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। ठीक है, आप केयरलेस मिस्टेक्स कम करने लग जाते हो। एक दो दिन आप जब पेपर करोगे, आप ऑब्वियसली केयरलेस मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा आप किस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन आप आपका एक्यूरेसी जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा पेपर करने की वजह से। सारे चैप्टर्स का डिवीजन होगा एक साथ में, सारे चैप्टर्स, मतलब बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन जो है, अगर आप फुल सिलेबस के पेपर्स दोगे, तो आपके 90 क्वेश्चंस खत्म हो, मतलब 90 क्वेश्चन आप सारे चैप्टर्स एक ही साथ में कवर अप कर पाओगे। ऐसा क्या होता है, अगर आप पार्ट सिलेबस पेपर देते हो, तो आप क्या करोगे, 3 चैप्टर आज सुबह पढ़ोगे, शाम को सिर्फ वो करोगे, तो आपका रिकॉल बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सारे चैप्टर्स, बायोलॉजी में अप्रोक्सीमेटली कितने 40 चैप्टर्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली 11 और 12 मिला के, उन 40 के 40 चैप्टर्स को आपको उन आधे से 45 मिनट्स में आपको बायोलॉजी खत्म करनी है। तो 45 मिनट्स में आपको पूरा चैप्टर खत्म करना है, राइट? सारे चैप्टर, मतलब 45 मिनट्स में आप सारे चैप्टर्स को रिकॉल कर लोगे। इसलिए पेपर देने का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। सबसे ज्यादा एडवांटेज है उनको एक्यूरेसी करने का। ठीक है, अब मैं अपने टाइम का पेपर का बात करूं, तो मैं एलन के पेपर दिया करता। एलन के पेपर देने का रीजन क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री चलो टफ आती है, लेकिन इतनी ज्यादा टफ नहीं आती है, वो लोग नीट लेवल का देते हैं। और बायोलॉजी बहुत ज्यादा नीट लेवल का होता है, बेसिकली एनसीईआरटी होता है मेजर सिलेबस में। ठीक है, अब आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। पेपर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा मार्क्स क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो पेपर का। पेपर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको अच्छे से देखने की मेरी ये चैप्टर्स में गलतियां हो रही है। बायोलॉजी वीक है, फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है। अगर मेरी फिजिक्स वीक है, तो मैं आज ये चैप्टर में बहुत ज्यादा गलती हो रही है, 2-3 दिन में पेपर दिया, 2-3 दिन में मेरे एक दो चैप्टर बार बार गलत हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस चैप्टर को बार बार रिपीट करूंगा, बार बार पढ़ूंगा, मतलब बार बार इन द सेंस 2-3, तो मैं उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ूंगा। बायोलॉजी में मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी से इस चैप्टर से बहुत ज्यादा गलती हो रही है, 2 मैंने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो क्या क्या गलती हो रही है? तो मतलब आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी वीक है, आप लाइन टू लाइन उस एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़े हो। आप जब पेपर दोगे ना, आपको पता चलेगा कि ओ ये लाइन भी है एनसीईआरटी में, मैंने ये लाइन तो कभी भी नहीं देखी थी, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब पेपर दे रहे हो, तो प्लीज पीडीएफ फॉर्म में यूज करो, या जो भी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अब कंप्यूटर्स में जो होता है टेस्ट वो दे रहे हो, लेकिन एक ओएमआर शीट जरूर यूज करना, बिकॉज ओएमआर भरने में भी टाइम लगता है। आप लोग पेपर क्यों कर रहे हैं? वो मॉक टेस्ट है, मतलब 3 घंटे में आपको उसी तरीके से पेपर देना है जिस तरीके से आप नीट दोगे।
तो आपको वो मॉक टेस्ट अच्छे से देना है, राइट। तो आप OMR शीट का प्रिंट आउट निकालो और उस OMR शीट को जरूर यूज करो, प्लीज यूज करो उसको आप। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप OMR शीट कैसे यूज करना है। देखो मैं कैसे यूज करता था, मैं पहले पूरा पेपर खत्म करता था, मेरा 45 मिनट्स में पेपर खत्म हो जाता था, 20-25 मिनट्स में मतलब मैं रिवाइज करता था, आधे घंटे में मेरे को टाइम नहीं लगता था, मैं OMR शीट भर लेता था। कोई मैं ऐसे में ट्राई कर रहा था बार बार, ठीक है। अब पेपर को मैं आपको पहले OMR शीट का बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन क्यों जरूरी है पेपर का। क्योंकि यार फिजिक्स और बायोलॉजी में देखो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में भी बहुत कम रिवीजन करना है। अगर आप फिजिकल के क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हो फिजिकल केमिस्ट्री के तो कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है पेपर देते वक्त। फिजिक्स के लिए यार टाइम निकाल लेना। स्टार्टिंग में आप पेपर दोगे तो आपको शायद आपको ऐसा लगे यार मैं पूरा 3 घंटा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। अभी भी टाइम बहुत है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मैंने देखा है बहुत बच्चे जो 1 महीना पढ़ के भी मैमसी आए हैं। तो मतलब आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ो तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, इसलिए पढ़ लो। अब स्ट्रैटेजी क्या अटेम्प्ट करना है पेपर्स का। पेपर अटेम्प्ट करने के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं। जैसे कुछ बच्चे पहले बायोलॉजी करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, जैसे मेरे जैसे बच्चे। मेरे को लगता था कि यार बायोलॉजी ठंडे दिमाग से करना होता है बिकॉज एनसीईआरटी की लाइंस होती है, फिजिक्स भी ठंडे दिमाग से करना होता है, लेकिन फिजिक्स में लास्ट में सबसे ज्यादा कम वो करूंगा कि फिजिक्स में मतलब बहुत टाइम लग सकता है। मैं फिजिक्स बहुत कूल माइंडेडली करूंगा, कितना टाइम मेरे पास बचता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री करने के बाद, फिजिक्स में उसी अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड के हिसाब से करूंगा सो दैट केयरलेस मिस्टेक्स कम हो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि फिजिक्स पहले करते हैं क्योंकि उनको लगता है यार फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर लूंगा। तो आप हर एक तरीके का स्ट्रैटेजी यूज करो। आपके पास 20 दिन है एटलीस्ट। अगर 3-4 दिन बाद भी मेरी वीडियो देखते हो तो आपके पास 20 डेज तो होंगे। तो उन 20 डेज में आपको ऐसे देना है, हर जैसे आज मैंने पहले फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, फिर बायोलॉजी किया, अगले दिन आप बायोलॉजी की पहले करो, केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो, देखो किसमें आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है। अब OMR कैसे मार्क करनी है। अब OMR में भी आप ये देखो कि आप मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, मैं ट्राई किया कि एवरी 20 क्वेश्चंस में मैं OMR मार्क करने लग गया, तो ज्यादा टाइम लगने लग गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा पेपर खत्म करने के बाद OMR मार्क किया, तो मैंने देखा कि OMR में मैं गलतियां कर रहा हूँ, मतलब मैं जैसे A के बदले D मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने अपने नॉर्मल पेपर में गलतियां किया और इससे सिलेक्शन वो हो जाता है, पता है। मैंने बहुत लोगों का देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो OMR मतलब उनको आंसर्स आता था, उन्होंने अपने नॉर्मल पेपर में सही आंसर टिक किया, लेकिन उन्होंने OMR गलत मार्क कर दिया, तो इसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो मत करना यार, वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आंसर नहीं आना इज टोटली डिफरेंट थिंग, और आंसर आते वक्त भी अगर आप गलत कर देते हो ना तो और बहुत ज्यादा बुरा लगता है, ठीक है। इसलिए आप अपना OMR अच्छे से मार्क करो और उनको देखो कि आपने क्या क्या गलतियां की है। तो फिर मैंने क्या किया, पहले फिजिक्स करता था, फिर OMR करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर OMR करता था, फिर बायोलॉजी करता था, फिर OMR करता था। इससे OMR करने में भी टाइम नहीं लगता था और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। OMR मतलब केयरलेस मिस्टेक्स नहीं होता था। और ऑल्सो एक और फायदा क्या होता है, एक रिलैक्सेशन आ जाता है माइंड को। 3 घंटे का पेपर आप कंटिन्यूसली दे रहे हो तो आपको बीच में 3-4 मिनट का ब्रेक तो मिल रहा है, OMR में दिमाग तो नहीं यूज होता, इसलिए OMR अटेम्प्ट करने का यही स्ट्रैटेजी है। ऑल्सो एक और रिक्वेस्ट है कि आप एवरी 3 to 4 देना एक प्रीवियस ईयर पेपर करना, जैसे 2010, 2014, 2016, 2018। बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं, मुझे नहीं जरूरत है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऑब्वियसली कर रखे हो तो आपको पता चलेगा कि आप मतलब आपके स्कोर ऑब्वियसली नॉर्मल पेपर से ज्यादा आएंगे, ठीक है। इससे आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे अंदर भी कुछ है, मैं कर सकूंगा। सेकेंड थिंग, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो करोगे उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी एनसी मतलब आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है। सपोजिटली मैं आकाश के पेपर्स दिया करता था स्टार्टिंग में, ठीक है। उसमें मेरे मतलब क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में जब दिया था तब मेरे आए थे 610-620, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 610-620 आ रहे थे, लेकिन जब मैं आकाश के पेपर दिया था तो मैं 510 आया था। मतलब आकाश का पेपर मेरे रिलेवेंट नहीं है, तो मैंने देखा कि बायोलॉजी बहुत ज्यादा बाहर से आती थी। इससे आपको समझ में आएगा, पेपर का रेलेवेंस समझ में आएगा, आपकी कैपेबिलिटी समझ में आएगी और प्रीवियस ईयर पेपर की स्पीड समझ में आएगी। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अगर आपको पेपर्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक ये वाला t.me रिदम अग्रवाल 17, इसमें मैं हर बार डालता हूँ, तो उसको यूज करना। उसमें मैं ऑलमोस्ट एवरी डे पेपर डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को क्या बोलते हैं, आप इंस्टाग्राम और उसमें भी फॉलो कर सकते हो, देख लेना, ठीक है। बायोलॉजी में अब क्या करना है, बायोलॉजी में आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग,
अगर आपके बायोलॉजी में 320 340 के बीच में आ रहे हैं, मतलब 320 to 340 आ रहे हैं, तो एक चैप्टर डेली रिवाइज करना। उससे कम आ रहे हैं तो 2 चैप्टर्स, और अगर 220 to 210 तक आ रहे हैं तो आपको 3 चैप्टर डेली रिवाइज करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको करना है। मैं नहीं बताऊंगा आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका प्रिपरेशन किस लेवल में, हर एक बंदे का प्रिपरेशन अलग लेवल पे होता है। तो आप देखो आपको कितना करने का जरूरत है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आप डेली एक एक पेपर कर रहे हो, 90 क्वेश्चंस कर रहे हो, नो मोर देन दैट, नथिंग मोर देन। नोट्स प्लीज छोड़ देना, कृपा करके प्लीज अपने कोचिंग के नोट्स छोड़ देना, नहीं जरूरत है। मुझे पता है आपने बहुत पढ़ लिया नोट्स, अब प्लीज छोड़ देना। केमिस्ट्री क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो कुछ कुछ चैप्टर्स के कर लेना, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के। फिजिकल के अब टाइम नहीं है, कम है, इसलिए मैं तो बोलूंगा पूरा करो यार। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं भी कर पा रहे हो तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करना जरूरी है, पूरा करो। फिजिकल एक चैप्टर मतलब क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप करते हो वो कर लेना, उससे आपका पूरा फिजिकल रिवाइज हो जाएगा फॉर्मूला देख के। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही रहे हो, एनसीईआरटी का एक चैप्टर रीड मारना, दोनों का इंडिविजुअल, ऑर्गेनिक का एक चैप्टर, एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर, तो हो गया आपका। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूंगा कितना टाइम लगना चाहिए, अभी आगे मैं आपको बता भी दूंगा कि शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने 2018 में गलती की थी, मैंने बेसिक चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वो अच्छे से नहीं पढ़े थे, और उनमें से यार 2 से 3 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स में यार, फिजिक्स में जितना भी टाइम बचे सारा टाइम फिजिक्स में लगा दो, अगर आपका फिजिक्स वीक है। बायो वीक है तो बायो में सारा टाइम लगा दो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का फिजिक्स वीक होता है, इसलिए मैं फिजिक्स में बोल रहा हूँ सारा टाइम बचा हुआ फिजिक्स में लगाना। जो चैप्टर वीक है, मतलब आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप देख रहे हो कोई इंडिविजुअल चैप्टर वीक है तो उसके क्वेश्चन लगा लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ मत लगाना, उसके क्वेश्चन लगा लेना। पहले उस चैप्टर को पढ़ना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अगर जरूरत लगे तो लगा लेना, ठीक है। बाकी चैप्टर्स का ब्रीफ लुक लगना। ब्रीफ लुक का मतलब क्या हो गया कि आप उनके फॉर्मूलाज देख लो, बेसिकली थोड़े थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो होते हैं उनको ऊपर से देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या क्या करना। और अगर आपकी कुछ कुछ गलतियां हैं जो आप पर्टिकुलर करते हो तो उनको देख लेना, आपको पता है कि आपका चैप्टर कौन सा वीक है, आपने क्या क्या गलतियां करनी है, आपको बाकी चैप्टर्स में से क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स के नोट्स काफी अच्छे होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस मत रिपीट करना, लेकिन उनको रीड थ्रू कर लेना, काफी अच्छा रिविजन हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स मत भूलना, मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली केमिस्ट्री होती है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेडियो एक्टिविटी और अपना सेमीकंडक्टर्स। इनमें से 1-2 सेमीकंडक्टर से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से भी मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज होता है, और फ्री के नंबर है जो आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। 11 अगर आपकी वीक भी है तो 12 आपका बहुत मक्खन की तरह निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या हुआ, 45 क्वेश्चन आप पेपर में कर रहे हो तो 20 से 25 क्वेश्चन आप दिन का कर लेना अपने वीकर चैप्टर से, ठीक है। अगर और टाइम बचे तो और क्वेश्चंस कर लेना। अब मैं बताता हूँ डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप सुबह उठते ही आप 3 घंटा पेपर में लगा दिया, ठीक है। उठने के बाद पेपर लगाना फ्रेश माइंड के साथ, आपको बेस्ट मार्क्स मिल जाएगा। 2 घंटा आपको पेपर एनालिसिस में लगना चाहिए, 2 से 3 घंटे, ठीक है। फिर आप 3 घंटे फिजिक्स करना, 3 घंटे स्टार्टिंग में फिजिक्स करना, 3 घंटे लग जाने चाहिए फिजिक्स में। 2 घंटे 3 घंटे जितना डिपेंडिंग आपके कितना वीक है बायोलॉजी उतना यूज करना, ठीक है। उसके बाद आप 3 घंटे फिर से केमिस्ट्री करना, उसी तरीके से जो मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक फिजिकल वो इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में बायोलॉजी, इसलिए कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। बीच बीच में यार हर एक के बीच में 20 से 25 मिनट का ब्रेक ले लेना, ठीक है। तो कितना टाइम हुआ, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 घंटे हुए आपके पास, बहुत सारा टाइम अभी भी बचा हुआ है, 11 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। सोना कितना है आपको, सोना है अभी यार, प्लीज सोने को कॉम्प्रोमाइज कर लेना, 6 घंटे सोना, उससे ज्यादा मत सोना। मेरे को पता है कि बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन 6 घंटा सोना इज मोर देन एफिशिएंट फॉर नॉर्मल माइंड। 6 घंटे से कम भी मत सोना प्लीज, 6 घंटा सोना, अच्छा माइंड एफिशिएंसी रहेगा। उसके बाद बचा हुआ टाइम आप जो भी आपका वीक लगता है, आपको जो भी लगता है, जब पेपर एनालिसिस करते हो तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स आपको लगता है कि मैंने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी, तो वो चैप्टर अच्छे से पढ़ो। कुछ भी डाउट हो, अगर आपको ये शेड्यूल पसंद आया तो यार प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, आपके लिए और वीडियोस बनाने का मन करता है। मेरे को आप रिदम अग्रवाल ऑफिशियल इंस्टाग्राम में कर सकते हो, मैं टेलीग्राम में रोज पेपर डाल रहा हूँ तुम्हारे हेल्प के लिए, कहीं ना कहीं से जो मैं यूज़ करता था पेपर, या कहीं से मैं देखता हूँ कि रेलेवेंट पेपर कौन सा है, ठीक है। मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, और अगर प्लीज़ शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के बीच में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए थैंक यू यार।